नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज 14 जनवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम करते हैं। तो कल आपसे जो प्रश्न पूछा गया था पहला, हाल ही में जनवरी 2026 में रूस और किस देश ने फरवरी 2026 के लिए कैरिबियन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की घोषणा की? उत्तर चीन। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में जनवरी 2026 में आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? उत्तर उदय। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, वीमर ट्रायंगल किन तीन देशों का राजनीतिक समूह है? तो जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, सी उत्तर। चौथा प्रश्न पूछा गया था, खान सुरक्षा महानिदेशक डीजीएमएस किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो उत्तर हो जाएगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन। अगला प्रश्न पूछा गया था, मणिपुर में बराक नदी के जल क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए सेनापति वन विभाग द्वारा शुरू की गई पहल का क्या नाम है? नाम है साथियों सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन। मणिपुर में बराक नदी को पुनर्जीवित करने के लिए चला है। छठा प्रश्न था, हाल ही में जनवरी 2026 में किसने किसने यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण की? उत्तर साइप्रस देश ने। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में जनवरी 2026 में खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया? उत्तर सऊदी अरब में। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने आपदा प्रतिक्रिया तैयारियों को सुदृढ़ करने के लिए कहां पर साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया? उत्तर हमारा था साथियों डिगी हिल्स। अगला प्रश्न था, भारतीय सेना के अधिकारी किसे लैंगिक समावेशी शांति स्थापना के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? मेजर स्वाति शांता, संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025। 10वां प्रश्न पूछा गया था, 11 जनवरी 2026 को भारत की तीनों सेनाओं द्वारा मरीन ड्राइव परेड का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर मुंबई में। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का अपना करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, सही कथन पर विचार कीजिए। चार कथन दिया गया है। 12 से 13 जनवरी को जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज पहली बार भारत की यात्रा पर रहे। ये बात साथियों, ये बात सही है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज हमारे देश की यात्रा पर है 12-13 जनवरी को। दूसरा है, 1951 में भारत और जर्मनी राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। ये भी कथन सही है। 1951 में भारत और जर्मनी राजनयिक संबंध स्थापित हुआ था। 75 साल पूरा हो जा रहा है। 75वीं वर्षगांठ 2026 में मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में ये आए हैं। तीसरा, तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास भारत, जर्मनी, फ्रांस, यूके, स्पेन चार देशों के मध्य होता है। ये भी बात सही है। स्पेन, यूके, फ्रांस, जर्मनी और भारत के मध्य तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास हर साल होता है। डी ऑप्शन दिया गया है, उपयुक्त सभी। यही हमारा उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि सभी कथन यहाँ पर सही है। देखिएगा, फ्रेडरिक मर्ज और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर है। जर्मनी साथियों, जर्मनी के बारे में प्रश्न है। जर्मनी देश के बारे में कुछ बातें। जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है। और जर्मनी की मुद्रा है साथियों यूरो। यूरो मुद्रा को जर्मनी ने स्वीकार कर लिया। और जर्मनी का एकीकरण करने वाले बिस्मार्क। अगला प्रश्न देखिएगा, 13 जनवरी को प्रत्येक वर्ष उत्तर भारत में प्रमुख शीतकालीन पर्व और सर्दी के अंत का प्रतीक पर्व है। महत्वपूर्ण, 13 जनवरी को लोहड़ी पर्व, उत्तर भारत में लोहड़ी पर्व 13 जनवरी को मनाया जाता है। ये साथियों प्रमुख शीतकालीन पर्व है और सर्दी के अंत का प्रतीक है। आप देख रहे होंगे एक दो दिन से साथियों धूप खूब बढ़िया हो रहा है, मौसम एकदम चकाचक हो रहा है। लोहड़ी है 13 जनवरी लोहड़ी। और बाकी अगर देखें साथियों, मकर संक्रांति 14 या 15 तारीख को ऑफिशियल है कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति 15 जनवरी को। ये क्या होता है मकर संक्रांति का, थोड़ा सा ज्योग्राफी से और उसके बारे में। मकर संक्रांति को और किस किस राज्य में क्या क्या नाम से जाना जाता है, ये कुछ प्रश्न पूछा जाता है, उसको हम कवर करेंगे। पहली बात, मकर संक्रांति। मकर शब्द आप सुने होंगे भूगोल में, मकर रेखा। और एक होता है साथियों भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और एक होता है कर्क रेखा। तो हमारा भारत कर्क रेखा पर स्थित है साथियों और ऑस्ट्रेलिया मकर रेखा पर। तो मकर रेखा से अब सूर्य का प्रकाश
कर्क रेखा की तरफ बढ़ रहा है, यानी मकर रेखा से संक्रमण हो रहा है सूर्य के प्रकाश का, कर्क रेखा, इसी नाते इसको बोला जाता है मकर संक्रांति। थोड़ा मैप से देखिएगा, ये हमारी पृथ्वी है साथियों, पृथ्वी के बीचों बीच से, पृथ्वी के एकदम बीचों बीच से भूमध्य रेखा या इक्वेटर या विषुवत रेखा है, और 23.5 अंश उत्तर में कर्क रेखा है, और इसी कर्क रेखा पर हमारा प्यारा भारत बसा हुआ है साथियों। हमारा प्यारा भारत कर्क रेखा पे, और कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, काल्पनिक रेखा है। और इसी के 23.5 अंश दक्षिण में मकर रेखा है, जिस पर ऑस्ट्रेलिया देश बसा हुआ है साथियों। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी का अपना अक्षीय झुकाव के कारण, ये मान लेते हैं सपोज दैट साथियों, ये सूर्य है, तो पृथ्वी हमारी अभी तक झुकी हुई थी, ये उत्तर का मान लेते हैं उत्तरी ध्रुव है, और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश अभी लंबवत नहीं पड़ रहा था, मकर रेखा पर लंबवत पड़ रहा था जाड़े के समय में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक। अब जो है 14-15 जनवरी से सूर्य का प्रकाश, चूंकि पृथ्वी हमारे साथियों यह मूवमेंट करते 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 अब ये हिस्सा सूर्य के सामने आ जाएगा, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो मकर रेखा पर पड़ रहा था, धीरे धीरे अब वो कर्क रेखा की तरफ बढ़ेगा। इसी को कहते हैं 15 जनवरी को, 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रमण हो रहा है, मकर रेखा से सूर्य का प्रकाश संक्रमण हो रहा है, यानी मकर संक्रांति। और साथियों, कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश पूरा लंबवत पहुंचने में तारीख आ जाएगा 21 जून। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ेगा, तो कर्क रेखा और हमारे भारत में सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून को। और अभी जहां से घूम टहल करके आए हैं सूर्य भगवान, वो देश है साथियों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन था, तब हमारे यहाँ कर्क रेखा पर और भारत में सबसे छोटा दिन था साथियों। तो ये बातें थी। मकर संक्रांति को और किस किस नाम से हमारे भारतीय राज्यों में जाना जाता है, पूरा देखिएगा साथियों। यहाँ सबसे पहले लिखा गया मकर संक्रांति, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, इतने राज्यों में मकर संक्रांति कहा जाता है। खासतौर पे देखेंगे तो उत्तर भारत में और पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश में मकर संक्रांति को मकर संक्रांति कहा जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। जम्मू कश्मीर में इसे क्या कहा जाता है, शिशुर संक्रांत कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है माघी साजी। पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में कहा जाता है लोहड़ी। और उत्तराखंड में कहा जाता है उत्तरायणी और घुघुतिया त्योहार। गुजरात में कहा जाता है उत्तरायण पर्व। कर्नाटक में कहा जाता है मकर संक्रमण। केरल में कहा जाता है मकर विलक्कू। मणिपुर में कहा जाता है कंगसुगी। झारखंड में इसे कहा जाता है टूसू पर्व। उड़ीसा में कहा जाता है मकर चौला। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में कहा जाता है पौष संक्रांति। असम, मेघालय, मिजोरम में कहा जाता है माघी बिहू। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहा जाता है भोगी पंडुगाई। तमिलनाडु में इसे कहा जाता है पोंगल। कुछ नाम आप सुने होंगे साथियों, बाकी को ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ। उत्तर हो जाएगा लखनऊ में। प्रदेश की राजधानी, नवाबों के नगर, नवाबों के शहर लखनऊ में यूपी का क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ। अभी फरवरी 2026 में हमारे भारत में ग्लोबल एआई समिट भी होगा, ध्यान रखिएगा। देखिएगा डिटेल। उत्तर प्रदेश सरकार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जो माइटी मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा 12 से 13 जनवरी 2026 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 संपन्न हुआ। उद्देश्य शब्द से ही समझ गए होंगे आप साथियों। एआई इम्पैक्ट सम्मेलन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव से संबंधित बातों पर चर्चा होगा, अवेयरनेस कार्यक्रम होगा, उसे संबंधित यह सम्मेलन है लखनऊ में। अगला प्रश्न है, इटली का सर्वोच्च नागरिक उपाधियों में से एक कैवेलियर डेल आर्डिने डेला रतेला द इटालिया से किसे सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण, हमारे भारतीय हैं गोवा के साथियों, उनको इटली का सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक सम्मान प्रदान किया गया है। उस सम्मान का नाम है कैवेलियर डेल आर्डिला आर्डिने डेला रतेला द इटालिया। थोड़ा लंबा नाम है, एक दो बार पढ़ेंगे याद आ जाएगा, ना कुछ याद है तो आधा बहुत तो हम लोग को परीक्षा में याद आ ही जाता है। तो उत्तर हमारा होगा श्रीनिवास डेम्पो साहब। श्रीनिवास डेम्पो ये रहने वाले हैं साथियों, श्रीनिवास डेम्पो रहने वाले हैं गोवा के। और ये साथियों इटली से जो प्रवासी आते हैं, जो विदेशी पर्यटक आते हैं, प्रवासी नहीं, प्रवासी जो जाते हैं उनको कहा जाता है। जो पर्यटक हमारे भारत में घूमने आते हैं इटली से, उनके बीच दुभाषिया और ऑफिशियल जो भी कार्यवाही उनकी होती है उसमें मदद करने के लिए इनकी एजेंसी कार्य करती है। इस प्रकार के ये उद्योगपति हैं
गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो साहब। इटली का नागरिक उपाधि केवेलियर डेल आर्डिने डेला स्टेला द इटालिया से सम्मानित किया गया है। क्या काम करते हैं? इटालियन भाषा के जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनके मध्य एक सेतु का कार्य करते हैं, ब्रिज का कार्य करते हैं और उनको मदद करते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा। मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। मेघालय राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है सी रेवती मोहित। मेघालय राज्य पूर्वोत्तर भारत का बादलों का राज्य, सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य मेघालय। यहाँ पर पहली बार चीफ जस्टिस मेघालय में महिला बनी है, न्यायमूर्ति रेवती मोहित। देखिएगा, हमारे देश में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है साथियों। 25 हाई कोर्ट और 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का है। इससे पूर्व में 22वां, 23वां और 24वां ये तीनों हाई कोर्ट एक साथ बना था। तीनों हाई कोर्ट एक साथ बना था। ये वर्ष था साथियों 2013। 2013 में में त्रि ये तीन राज्यों में एक साथ हाईकोर्ट स्थापित हुआ पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में असम में जो गुवाहाटी हाईकोर्ट था, असम गुवाहाटी हाईकोर्ट में पहले मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का क्षेत्र आता था। अभी क्या हुआ कि 2013 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों में एक साथ देश का 22वां, 23वां, 24वां हाईकोर्ट स्थापित हुआ। इससे पूर्व में 21 हाईकोर्ट था हमारे देश में। 21 3 24 हाईकोर्ट हो गया। उसके बाद 25वां हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश का हो गया। इस प्रकार हमारे देश में 25 हाईकोर्ट हो गए। तो उन्हीं जो तीनों में से मेघालय जो है, उस मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है रेवती मोहित जी। ऑप्शन और देखेंगे आप तो ये परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। मीरा साहिब फातिमा बीबी, ये साथियों सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली, न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला है। पहली महिला, फर्स्ट वुमेन है जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनी थी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश, नो कि सीजेआई। याद रखिएगा, कोई महिला सर्वोच्च न्यायालय में सीजेआई नहीं बनी है, चीफ जस्टिस नहीं बनी अभी तक हमारे देश में। दूसरा ऑप्शन है बीबी नागरत्ना। ये संभावित है कि 2026 तक वरीयता क्रम चला। 2026 तो आ गया, पढ़ते पढ़ते 2 वर्ष से हम लोग पढ़ रहे हैं। हो सकता है इस वर्ष के अंत में अगर ये कार्यरत है तो इस वर्ष के अंत तक हमारे देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती है। बनी नहीं है, बन सकती है। रेवती मोहित जी मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। और लीला सेठ के बारे में आप याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में जो हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी। किसी हाई कोर्ट में पहली चीफ जस्टिस भारतीय महिला तो लीला सेठ। मतलब कोई भी महिला क्या हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनी है? अभी तक तो बहुत सारी बन चुकी हैं, लेकिन पहली महिला जो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनी लीला सेठ है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में। एक नाम और, अन्ना चांडी। अन्ना चांडी साथी, इनके बारे में याद रखिएगा। केरल में सत्र न्यायालय में जज बनने वाली पहली भारतीय महिला। यानी कि किसी भी निचली अदालत में पहली जज बनने वाली भारतीय महिला तो अन्ना चांडी। हाई कोर्ट में सीजे बनने वाली, चीफ जस्टिस बनने वाली पहली महिला लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला मीरा साहब फातिमा बीबी। अगला प्रश्न देखिएगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरा सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। महत्वपूर्ण, विराट कोहली ने अभी हाल ही में संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। संगकारा जो 28,000 रन क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में मिलाकर के बनाए थे, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया विराट कोहली ने। और फर्स्ट पायदान पर कौन है? सचिन तेंदुलकर। सबसे ज्यादा 38,000 प्लस रन बनाने वाले दुनिया के इकलौते क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर है। विराट कोहली 28,000 रन इन्होंने अभी हाल ही में 28,000 समथिंग रन कुमार संगकारा का है, इसका रिकॉर्ड तोड़ा। तो ये फर्स्ट और सेकेंड हो गए विराट कोहली, और थर्ड है कुमार संगकारा श्रीलंका के। यानी पहला और दूसरा स्थान हमारे भारत का है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरा सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी, यानी टेस्ट, T20 और वनडे सभी फॉर्मेट में मिला करके दुनिया का सबसे ज्यादा दूसरा रन बनाने वाले विराट कोहली हो गए। पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर, जो लगभग साथियों 34,000 रन बना चुके हैं सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न देखिएगा। 7वां प्रश्न है, अपीडा ने छत्तीसगढ़ के कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कहां पर क्षेत्रीय कार्यालय खोला? एपीडा, पहला बात। दूसरा, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इसने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक अपना रीजनल ऑफिस खोला है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। देखिएगा, एपीडा एपीडा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। यानी कि कृषि निर्यात जो होता है उसकी रेगुलेटरी बॉडी है। हमारे भारत से बाहर या भारत के राज्यों से बाहर दूसरे राज्यों में
फूड या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो सप्लाई होता है, निर्यात किया जाता है, उसको रेगुलेट करने वाली संस्था एपीडा। डिटेल देखिएगा, समझ में आ जाएगा बात। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा ने रायपुर छत्तीसगढ़ में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला। भारत के किस शहर में अपीडा का नया क्षेत्रीय कार्यालय खुला है? तो उत्तर करिएगा रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर में अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय राइस समिट का आयोजन हुआ, उसी दौरान इसकी घोषणा की गई। अब बात करेंगे एपीडा की। एपीडा एपीडा साथियों 1985 में स्थापित हुआ, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 1985 में एपीडा कृषि निर्यात की हमारे भारत की सर्वोच्च संस्थान जो रेगुलेशन करती है, रेगुलेट करती है कृषि प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में। अगला प्रश्न देखिएगा, आयकर विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भारत के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा बी, 8.82%। हमारे देश में अभी इस वित्तीय वर्ष में आयकर विभाग के रिपोर्ट के अनुसार जो शुद्ध प्रत्यक्ष कर है उसमें 8.82% की वृद्धि हुई है। कितना हुआ है पैसे में? तो देखिएगा 18.38 लाख करोड़ रुपए देश में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह हुआ है इस वित्त वर्ष में। शुद्ध हुआ है, ये नेट हुआ है। अगर ग्रॉस की बात करें, सकल प्रत्यक्ष कर 21.80 लाख करोड़ रुपया, 3 लाख के लगभग में, 3.25 लाख के लगभग में कहाँ चला गया? 3.25 लाख करोड़ रुपया प्राप्ति हुई है। 18.3 लाख करोड़ रुपया और सकल प्रत्यक्ष कर था 21.80 लाख करोड़ रुपया। साथियों क्या होता है, जब आईटीआर कोई व्यक्ति या फर्म या संस्थान या कॉर्पोरेट सेक्टर जब टैक्स भरती है तो उस टैक्स रिफंड भी होता है। जैसे आपने 13 लाख रुपए वार्षिक अगर अर्न किया तो आपका इनकम टैक्स कटेगा 12 लाख प्लस। वर्तमान में जो स्लैब है 12 लाख प्लस से इनकम टैक्स कटेगा। 12 लाख से प्लस आपकी सैलरी हो गई तो वो जो 1 लाख रुपए अधिकतम था 12 लाख से ऊपर, उस 1 लाख पर आपका टैक्स कट जाएगा। फिर आप जो है फॉर्म भरते उसमें बताते हैं आईटीआर फॉर्म में कि हमारा हमारा जो टैक्स कटा है वो हम टैक्स एलिजिबिलिटी में नहीं आते हैं, हमारे और भी अतिरिक्त खर्च हैं जिसमें सरकार के द्वारा छूट दिया गया रहता है कि इस क्षेत्र में आप इन्वेस्ट किए हैं, इसमें आप खर्च किए हैं तो आपको इतना रिबेट मिलता है, छूट मिलता है। तो पहले तो आपका टैक्स कट जाता है और फिर बाद में वो रिफंड आता है, उसी को बोलते हैं आईटीआर फाइलिंग। आईटीआर फाइलिंग करते हैं तो रिफंड आता है। तो देखिएगा 18.38 लाख करोड़ रुपए ये आयकर विभाग को चला गया, लेकिन इतना जो है जमा हुआ था और जो इसमें से जो घटेगा साथियों, इसमें से ये जो घट करके आएगा लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए वो रिटर्न हुआ है, टैक्स रिटर्न हुआ है। यहाँ देखिएगा सीबीडीटी लिखा गया है, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यही रेगुलेट करती है जो हमारे देश में प्रत्यक्ष कर होता है, प्रत्यक्ष कर के संग्रह और उससे संबंधित जो विनियमन का कार्य करती है वो सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसका गठन हुआ था 1964 में, 1963 के एक्ट से। इसके वर्तमान में प्रमुख है रवि अग्रवाल साहब। सीबीडीटी के प्रमुख है रवि अग्रवाल साहब, आईआरएस अधिकारी है, सीनियर आईआरएस अधिकारी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस मतलब कि ये जो है साथियों, जैसे आयकर होता है, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, तो प्रत्यक्ष कर को रेगुलेट करने वाली, कंट्रोल करने वाली बॉडी है सीबीडीटी। इसी प्रकार से अप्रत्यक्ष कर को रेगुलेट करने वाली बॉडी का क्या नाम है? अप्रत्यक्ष, जैसे जीएसटी हो गया साथियों, और भी बहुत सारे टैक्स हैं। जीएसटी या और अप्रत्यक्ष कर को रेगुलेट करने वाले बॉडी का नाम है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, इसका फुल फॉर्म है सीबीआईसी। इसके प्रमुख है विवेक चतुर्वेदी साहब। विवेक चतुर्वेदी सीबीआईसी के प्रमुख है और सीबीडीटी के प्रमुख है रवि अग्रवाल साहब। अब थोड़ा बात करेंगे टैक्स क्या होता है साथियों। टैक्स कर के बारे में हमने तो बात किया कि कर किसको कहते हैं। किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए, वहां के लोगों को योजनाओं का लाभ, कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच तक के लिए कर लेना आवश्यक होता है। हालांकि बहुत सारे देश वर्तमान में हैं जो अपने देश के नागरिकों से टैक्स नहीं लेते हैं। टैक्स दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। यानी कि कर दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष। एक एक एग्जाम्पल, जैसे प्रत्यक्ष कर आयकर हो गया और अप्रत्यक्ष कर जीएसटी हो गया साथियों। प्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति है ए, इसने कुछ इनकम किया, उसके बदले में वो सरकार को टैक्स दे रहा है खुद से। तो जिसने जिसने कमाई किया उससे खुद से अगर टैक्स लिया जाए तो वो बोला जाता है प्रत्यक्ष कर। और जब कोई भी प्रोडक्ट है उसको खरीदने में एक बी व्यक्ति है, खरीद करके अंतिम उपभोग वो व्यक्ति कर रहा है, तो वो जो टैक्स देगा उसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष कर। जैसे जीएसटी, जीएसटी जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। अगर कोई कंपनी है उसने एक बॉटल बनाया, पानी का बोतल बनाया, उस पानी के बोतल पर टैक्स उससे नहीं लिया जाएगा।
पानी का बोतल फैक्ट्री से बनेगा, फिर होलसेलर के पास जाएगा, फिर दुकानदार के पास जाएगा, फिर दुकानदार बेचेगा जो ग्राहक से, तो ग्राहक से टैक्स लिया जाएगा। तो जिसने बनाया उससे नहीं, अंतिम जो उपभोग कर रहा है उससे जब टैक्स लिया जाएगा तो अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर उस व्यक्ति पर नहीं लागू किया जाता है जो शुरुआत में जुड़ा रहता है, अंतिम व्यक्ति से लिया जाता है, यानी कि दूसरे व्यक्ति से लिया जाता है, उसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर सेम व्यक्ति से लिया जाता है। ये था साथियों आज का 14 जनवरी का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी नए हैं चैनल पर पहली बार विजिट किए हों सभी का हृदय की गहराई से स्वागत है। अपने चैनल से आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने चैनल पर वर्तमान में साथियों जीएस की श्रृंखला गर्व श्रृंखला चल रही है, उससे जुड़िए, पढ़िए, ज्ञान बढ़ाइए। बाकी डेली 7:30 बजे सुबह करंट अफेयर मिलता है आपको, उसको भी पढ़िए। 10 से 15 मिनट में डेली के करंट अफेयर को हम कवर कर देते हैं विथ स्ट्रेटेजी के। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।